नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ा दिलचस्प मामला दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज हैं स्वर्णकांता शर्मा। उनके अदालत में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और शराब घोटाला एक जो चल रहा था उसमें वो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से बरी हो चुके हैं, आरोप मुक्त हो चुके हैं। लेकिन सीबीआई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई हुई है और हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत से कुछ निचली अदालत के फैसले पे कुछ हिस्से को रोका गया है, कुछ टिप्पणियां हटाई गई हैं, कुछ ऐसा हुआ है। तो केजरीवाल को चूंकि सीबीआई कोर्ट ने बरी किया था, केजरीवाल और उनके साथ मनीष सिसोदिया और बाकी सारे लोगों को, और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है उन्होंने सीबीआई कोर्ट के फैसले की कुछ टिप्पणियों के खिलाफ कुछ कहा, कुछ को रोका। तो अब केजरीवाल ने ये अपील की है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ये अपील की है कि मैडम आप इस मामले को मत सुनिए, मेरा आपके ऊपर भरोसा नहीं है। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, वादी प्रतिवादी, कोई भी व्यक्ति जो है वो अदालत में ये अपील कर सकते हैं कि जज पे, मजिस्ट्रेट पे उनका भरोसा नहीं है और वो सुनवाई से अलग हो जाएं। ये अपील की जा सकती है, इसमें कोई अटपटा नहीं है। हालांकि सरकारी वकील ने यह कहा कि ये अदालत की अवमानना है। मैं नहीं जानता अदालत की अवमानना कैसे है। मैं अगर जज के मुंह पे जाके कह रहा हूं कि आपको इस केस से अलग हो जाना चाहिए तो ये मेरा हक बनता है, इसमें अदालत की अवमानना कहाँ आ गई। बहुत से ऐसे मामले रहते हैं जिसमें जज अपने आप को किसी मामले से अलग कर लेते हैं। कहीं उनका कोई पुराना रिश्ता रहता है वादी प्रतिवादी से, कहीं कोई और मामला रहता है, कहीं कुछ और रहता है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने अगर अपील की है तो कल की जो कार्रवाई की जो खबरें आई है उनके मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बड़े इत्मीनान से उनको सुना, कोई उत्तेजित नहीं हुई, आपा नहीं खोया, ध्यान से सुना, कहा कि आप जिरह बहुत अच्छी करते हैं, आप वकील बन सकते हैं। और केजरीवाल ने सही जवाब दिया कि नहीं, मैं जो काम अभी कर रहा हूं मैं उसमें खुश हूं। अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई। मेरा आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप इस केस से अलग हो जाएं। इसको केवल सरकारी वकील ही कह सकता था कि अदालत की अवमानना है। जज ने खुद ने अपनी अवमानना नहीं माना, जज जरा भी नाराज नहीं हुई। जज ने यह नहीं कहा केजरीवाल को कि आप मेरी इंटीग्रिटी पे शक कर रहे हैं, आप मेरे इंसाफ पसंद होने पे शक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। और किसी भी अच्छे जज को, किसी भी जिम्मेदार जज को ऐसा ही करना चाहिए था। मैं इस खबर को देख रहा था तो इसीलिए बड़ी दिलचस्प खबर है, आपके सामने बांट रहा हूं इसको। अखबार में एडिटोरियल मुझको एक दूसरे विषय पर लिखना पड़ा आज, तो मैं एडिटोरियल में ये विषय लेकर आपके साथ हूं कि केजरीवाल को जज पर भरोसा नहीं है और उसने कहा कि आप हट जाइए इस मामले से। अब क्यों कहा ये भी सुन लीजिए। केजरीवाल का कहना है कि सीबीआई कोर्ट ने जब बरी कर दिया तमाम लोगों को, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके आबकारी मंत्री, सबको बरी कर दिया। कहा कि सीबीआई जांच एजेंसी जो है उसके पास कोई केस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सबको बरी कर दिया एकदम से। और जेल में रहते रहते केजरीवाल को सरकार चलानी पड़ी थी, जेल में रहते रहते चुनाव हुए, केजरीवाल की पार्टी हार गई, सब कुछ हो गया। अब वो जज से कह रहे हैं कि मैडम आपके ऊपर मुझको भरोसा इसलिए नहीं है कि आप आरएसएस से जुड़े हुए वकीलों के एक संगठन, शायद भारतीय अधिवक्ता संघ या ऐसा कुछ नाम है, उसके कार्यक्रम में 4 बार गई हैं कार्यक्रम में। और चूंकि वो संगठन जो है आरएसएस से, भाजपा से जुड़ा हुआ है और मैं वैचारिक रूप से उनके खिलाफ चुनाव लड़ता हूं, मैं उनका विरोधी हूं, विपक्षी हूं, इसलिए मुझको आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आपकी विचारधारा अगर
इस संगठन से जुड़ी हुई है तो मुझको आपके यहाँ न्याय मिलने की उम्मीद कम है, तो आप अलग हो जाइए। अच्छा पॉइंट ढूंढा है केजरीवाल ने। कोई जज अगर किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए संगठन के कार्यक्रम में 4 बार जाए तो जाहिर है कि उस जज के बारे में एक राजनीतिक रुझान, उनका धार्मिक राजनीतिक जो भी रुझान जो है वो दिखता है। आपको ध्यान है पटना या इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक जज थे, उन्होंने भी ऐसे ही हाई कोर्ट के कैंपस में ही किसी हॉल में वकीलों का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जाके उन्होंने धर्म वगैरह के बारे में जाने कितना कुछ नहीं कहा था, मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ कहा था, याद है आपको? उस बारे में भी मैंने यहाँ खुलासे से आपको बताया था। अब कल जो अच्छे माहौल में जो चर्चा हुई है उसमें केजरीवाल के जो दूसरे साथी हैं मनीष सिसोदिया, उनके तरफ से एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के संजय हेगड़े खड़े हुए और उन्होंने सीबीआई और ईडी, ये 2 जांच एजेंसियों ने शराब घोटाले वगैरह पे मुकदमा चलाया था, इनके बारे में कहा कि जांच एजेंसियां जो हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को शोले के गब्बर सिंह की तरह दिखा रही हैं। ये संजय हेगड़े ने कहा। ऐसी बात, ऐसा मजाक तभी किया जा सकता है जब अदालत में एक स्वस्थ माहौल हो, और अदालत में स्वस्थ माहौल के लिए जज का खुले दिमाग का, खुले बर्ताव का होना जरूरी है, जो कि कल के इस अदालत में दिख रहा था। मैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बाकी बातों पे टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन कल की जो खबरें बताती है उन्होंने अदालत के माहौल को हल्का फुल्का रखा। उन्होंने कोई ये दुश्मन आए हैं मुझ पे हमला कर रहे हैं ऐसा माहौल नहीं बनाया। तो जब उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं को फिल्म शोले के गब्बर की तरह दिखा रही है, तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा तो फिर मैं कौन हूँ? सोच रही हूँ शोले में कई किरदार रहते हैं, कहीं कोई बसंती है, कहीं कोई धन्नो है, कहीं कोई कुछ है, तो ऐसे हंसी मजाक का माहौल था वहाँ पे। केजरीवाल ने कहा मैं अदालत न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत आदर करता हूँ, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन आप चूंकि इस विचारधारा के कार्यक्रमों में 4 बार गई हैं, इसलिए मुझको एक स्वाभाविक शक हो रहा है कि आपसे मुझको न्याय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि मैं आरएसएस भाजपा के खिलाफ हूं। ये दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ मामला था। ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, सीबीआई ने उसके खिलाफ अपील की है ऊपर की अदालत में। ये मामला है। अब मैं सोचता हूं कि क्या किसी वैचारिक कार्यक्रम में जाने से किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता बनती है उस विचारधारा के प्रति? ऐसा मैं सोच रहा हूं। मुझको ध्यान पड़ता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में हाई कोर्ट जबलपुर में था और वहाँ के एक जज थे जस्टिस गुलाब गुप्ता, जो पहली बार रोटरी के गवर्नर का चुनाव लड़ने वाले जज भी बने। हाई कोर्ट के जज आमतौर पर तो कार्यक्रमों से दूर रहते हैं। आपको ध्यान है ना, एक कोई चीफ जस्टिस थे इंडिया के, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ साल पहले का, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और महाराष्ट्र के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अपने घर के गणपति महोत्सव में, घर के भीतर की गणपति पूजा थी, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था, और नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्रियन टोपी पहनकर, और ये चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के थे, नाम शायद आपको याद होगा, कुछ चंद्रचूड़ नाम था क्या, ऐसे कुछ था। तो पति पत्नी के बीच में खड़े होकर वे आरती कर रहे थे, गणपति बप्पा मोरिया। इसके वीडियो भी सामने आए, फोटो भी सामने आए। ये पहली बार हुआ था न्यायपालिका के इतिहास में, पहली बार हुआ था कि चीफ जस्टिस के घर पे प्रधानमंत्री जाके पूजा आरती कर रहे हैं। आमतौर पे न्यायपालिका अलग रहते आई है, लेकिन जब इसको लेके विवाद हुआ था तो कुछ लोगों ने ये बात भी कही थी कि जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय इफ्तार दावत सार्वजनिक रूप से दी जाती थी रमज़ान के महीने में, तो उसमें भी एक चीफ जस्टिस पहुंचे थे। ये
सफाई दी गई थी। हालांकि मुझको दोनों बातों में ऐसे एक जमीन आसमान के फर्क जैसे लगता है। अपने घर की पूजा में, घर की गणपति पूजा में, घर के भीतर की पूजा में प्रधानमंत्री को न्योता देकर महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले गणपति बप्पा मोरिया करवाना थोड़ा अलग मामला था। और इफ्तार दावतें जो हैं भारत की राजनीति में बड़ी कॉमन है, बड़े समय से चली आ रही हैं। सभी पार्टियों के लोग ऐसा देते आए हैं। जिसको नहीं देना है नहीं भी देते हैं, कोई कानूनी बंदिश नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो इफ्तार दावत देनी ही होगी। उसमें आए हुए 100-200 लोगों में सार्वजनिक जगह में चीफ जस्टिस भी आए थे। दोनों में फर्क था, लेकिन फिर भी चंद्रचूड़ ही तो नाम था शायद जज का, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। इनके पिता भी शायद एक वक्त हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस थे, अगर मुझको ठीक से याद होगा तो। मैंने उस समय शायद कैमरे के सामने एडिटोरियल में और अखबार के एडिटोरियल में लिखा भी था कि ये एक अवॉइडेबल न्योता था जिसको देने से बचा जा सकता था। इस न्योते को देने की जरूरत नहीं थी। एक रहता है, मैं बताऊं आपको, कुछ उधर से रोम से या कहीं से एक कोई बात निकली हुई थी कि राजा को निष्पक्ष न सिर्फ रहना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, ऐसा रहता है। अब राजा जो है वो कोई भी हो सकते हैं, जुडिशरी के राजा हो सकते हैं, लोकतंत्र के राजा हो सकते हैं, कोई भी राजा हो सकते हैं। अब मैं जैसे अखबार में काम करता हूँ, बहुत छोटी सी कुर्सी है संपादक की, जरा सी, उसमें काम करता हूँ मैं। अब मगर मैं मान लीजिए किसी एक विचारधारा के कार्यक्रम में 4 बार 6 बार जाऊंगा और किसी दूसरी विचारधारा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ रहेगा ना, लोगों को लगेगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मुझको किस्सा सुनाने में बड़ा मजा आता है। बहुत साल पहले की बात है, विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था और मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, उन्होंने मुझको आमंत्रित किया कि इस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि आप आके भाषण दें। तो मुझको अटपटा लगा कि विद्यार्थी परिषद तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो मुझको क्यों बुला रहे हैं। तो फिर मुझको पता लगा कि वो संविधान संशोधन की ज़रूरत, इसके बारे में एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें गोविंदाचार्य को भी एक वक्ता के रूप में बुलाया गया था। एक छत्तीसगढ़ी मूल के जस्टिस अग्रवाल थे जो सिक्किम हाई कोर्ट से रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनको भी बुलाया गया था और मुझको भी बुलाया गया था। तो मुझको लगा कि अलग अलग विचारधारा के लोगों को वहाँ पे बुलाया गया है तो चले गया था मैं भी। तो जब मैंने न्योता मंजूर किया, उसका समाचार छप गया कि विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम में सुनील कुमार भी आएंगे। शायद मैं उस समय पिछले अखबार देशबंधु में काम करता था। वो अखबार अपने वामपंथी तेवरों के कारण जाना जाता था और लोगों को अटपटा लगा। मुझको कांग्रेस के और वामपंथी साथियों ने फ़ोन करके कहा कि ये आप किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, आप फुल पैंट पहन कर जाएंगे, जीन्स पहन कर कि हाफ पैंट पहन कर जाएंगे। तो मैंने कहा इसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा उस दिन कि मैं क्या पहन के जाऊंगा, और कान लेकर भी आना पड़ेगा कि उस दिन मैं क्या कहूँगा। तो मैं उस कार्यक्रम में गया। गोविंदाचार्य जी से मेरा पौन घंटे का अच्छा, बहुत अच्छा स्वस्थ शास्त्रार्थ हुआ, जैसा कल केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा में हुआ, ऐसा मेरा और गोविंदाचार्य का बहुत अच्छा शास्त्रार्थ हुआ। गोविंदाचार्य जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, मेरे मुकाबले 100 गुना 1000 गुना बेहतर बोलते हैं, पेशेवर हैं, वो खूब सारा बोलते हैं, एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आंदोलनकारी हैं। मेरे पास तो उस समय यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, बहुत पुरानी बात है। अब मुझको लगता है कि मैं अगर विद्यार्थी परिषद के, भाजपा के, आरएसएस के 4-6 कार्यक्रमों में चले जाता लगातार और किसी दूसरे विचारधारा के कार्यक्रम में नहीं जाता तो क्या होता, तो मेरी एक छवि बनने लगती कि मैं शायद इसी विचारधारा का हूँ। ऐसा कोई अटपटा नहीं होता, नाजायज नहीं होता। या मैं कांग्रेस के 5 कार्यक्रमों में मंच पर चले जाऊं, मैं अभी तक किसी एक विचारधारा के मंच पे गया हूं तो केवल मैं
आरएसएस के विद्यार्थी परिषद के मंच पर ही गया हूं और किसी मंच पर गया नहीं हूं। तो एक जज जो हैं वो अगर एक विचारधारा के वकीलों के संघ के कार्यक्रम में अगर 4 बार गई हैं तो जाहिर तौर पे उनके बारे में ये छवि बन सकती है कि ये उस विचारधारा के प्रति एक सद्भाव रखती हैं ऐसा। तो केजरीवाल ने ठीक किया। जब आपको लगता है कि यहाँ मुझको इंसाफ का भरोसा नहीं है तो ठीक किया उन्होंने कह दिया कि मैडम आपसे हम नहीं सुनवाई चाहते, ये केस को आप छोड़ दीजिए। ठीक कहा उन्होंने। मैं उसमें जरा भी जज की अवमानना नहीं मानता। अवमानना तो तब होती जब वो बाहर इंटरव्यू दे के बोलते कि ये जज जो हैं एक भी दूसरे एमपी एमएलए के केस को इस रफ्तार से नहीं चला रही हैं जिस रफ्तार से वो हमारे केस को चला रही हैं। रोज सुनवाई। आमतौर पे होता यह है डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, ऐसे होता है। केजरीवाल का कहना है कि इनकी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में उनके केस को एकदम वो कुछ एक ट्रेन हिंदुस्तान में चालू हुई है वंदे भारत, तो वंदे भारत की रफ्तार से ये जज केजरीवाल के केस को चला रही हैं, कुछ ऐसा ही उन्होंने अदालत में ही कहा है, पीठ पीछे नहीं कहा है। मुझको लगता है जो मुंह पे कह दिया जाता है वो सबसे अच्छा रहता है। तो उन्होंने कहा मेरा ये मानना है कि जजों को संदेह से ऊपर रहना चाहिए, लाग लपेट से ऊपर रहना चाहिए। केजरीवाल ने जो कहा है बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस चंद्रकांता शर्मा के 2 बच्चे हैं, दोनों वकालत भी करते हैं, शायद बेटा बेटी कहा है उन्होंने, और ये दोनों जो हैं सरकारी वकील के दफ्तर में ये काम कर रहे हैं दोनों। देखिए केजरीवाल की तैयारी। उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रकांता वर्मा के 2 बच्चे दोनों वकालत कर रहे हैं, दोनों सरकारी वकील के दफ्तर में काम कर रहे हैं, और जो सॉलिसिटर जनरल केजरीवाल के खिलाफ अदालत में खड़े होते हैं उन्हीं सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर में ये काम कर रहे हैं दोनों बच्चे। अब बतलाइए मुझको हितों का टकराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जस्टिस शर्मा जो है स्वर्णकांता शर्मा, उनके बच्चे उसी सीनियर वकील के मातहत काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं जो केजरीवाल के खिलाफ अदालत में खड़े हो रहे हैं। तो मुझको लगता है कि केजरीवाल के पास एक अच्छा मजबूत केस है, अच्छा मजबूत केस है। मैं अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जगह रहता तो मैं कहता कि वकील साहब, यानी केजरीवाल को कहता मैं कि वकील साहब आपने बड़ी अच्छी जिरह की है और आपने सही तर्क उठाए हैं, मुझको इस केस से अलग हो जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? जज के लिए बहुत सारे केस हैं। भारत की अदालतें इतने मामलों से लदी हुई हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता के पास से ये केस हटेगा तो 20 और केस आ जाएंगे उनके पास। तो कोई केस की कमी नहीं है कि मैं खाली बैठ जाऊंगी, मेरे पास काम क्या रहेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि जज दूसरे बहुत सारे हैं जिनके बच्चे सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस में काम न कर रहे हों। कोई ऐसा जज भी होगा जो आम आदमी पार्टी या आरएसएस या भाजपा इसके कार्यक्रमों में नहीं गया होगा। तो मैं बतलाऊं आपको, मैं आपको किस्सा बता रहा था कि जस्टिस गुलाब गुप्ता थे, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बने थे जबलपुर हाई कोर्ट के। वो जब रोटरी का चुनाव लड़ रहे थे तो भी ये सवाल उठा था कि क्या किसी जज को इतना सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए, ये उठा था मामला। और बहुत सारे जज अपने आप को सामाजिक कार्यक्रमों से अलग रखते हैं, बिल्कुल अलग रखते हैं। ये अपने अपने पसंद की बात भी रहती है। अब स्वर्णकांता शर्मा अपने आप को इस केस से अलग करती हैं कि नहीं करती हैं, उनके पसंद की बात है। मेरे से सलाह करेंगी, अगर मुझको अपना वकील बनाएंगे तो मैं उनको राय दूंगा कि आपको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। जब जिसको यहाँ पर आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी नहीं है, नीचे के कोर्ट के खिलाफ आपके यहाँ अपील की गई है, उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है और उन्होंने ग्राउंड बता दिए हैं, अच्छे मजबूत ग्राउंड हैं। तभी तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने
तारीफ की है कि आप जरा अच्छी कर रहे हो, और केजरीवाल के वकीलों को कहा आप लोग क्यों बीच में बोल रहे हो, आपका मुवक्किल तो बहुत अच्छी जिरह कर रहा है, अच्छा वकील है वो, खुद आप लोग किनारे खड़े रहो जबरन उससे, यानी जो नहीं कहा उसका मतलब यही है कि आप लोग जबरन केजरीवाल से फीस ले रहे हो, वो तो खुद ही बहुत अच्छी वकालत कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हितों का टकराव कई तरह से सामने आता है। मैं बतलाता हूं आपको। मैं अभी एक अखबार का संपादक हूं, और मान लीजिए मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरा बेटा, ये अगर यहाँ से चुनाव लड़ें और मैं रिपोर्टिंग करूं उस चुनाव की, तो कैसा रहेगा? क्या मैं तटस्थ और ईमानदार निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग कर सकता हूं उस चुनाव की? और ये सिलसिला शुरू क्यों हुआ मैं बतलाता हूं आपको। भारत की न्यायपालिका में एक हमारे इधर एक आदमी था, चीफ जस्टिस बना था, उसको बाद में चीफ जस्टिस से जैसे ही रिटायर हुआ उसको राज्यसभा भेज दिए थे। अभी मुझको एकदम ठीक से याद नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के घर गया और फिर राज्यसभा गया, कि सुप्रीम कोर्ट से निकल के सीधे ही राज्यसभा चले गया। थोड़ा सा मेरी याददाश्त गड़बड़ा रही है। उसके खिलाफ उसकी एक मातहत कर्मचारी ने शिकायत की थी कि बंगले के दफ्तर में चीफ जस्टिस, हाँ, ये रंजन गोगोई नाम था उनका, आपको याद आ रहा है कुछ रंजन गोगोई नाम से? तो मातहत ने शिकायत की थी, औपचारिक शिकायत की थी कि रंजन गोगोई ने उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, ऐसा कुछ था, बंगला ऑफिस में किया। बड़े लोगों को बंगले के ऑफिस में भी कर्मचारी मिलते हैं। इसकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। इस देश में जो विशाखा गाइडलाइंस लंबे समय से चली आ रही है, वो कहती हैं कि अगर किसी के ऊपर यौन शोषण का आरोप मातहत ने लगाया है तो उसको तुरंत अलग हो जाना चाहिए सीन से, छुट्टी ले लेना चाहिए, दूसरे दफ्तर चले जाना चाहिए, जांच से अपने को अलग रखना चाहिए, जांच कमेटी में बाहर के किसी को रखना चाहिए। मुझको ध्यान है छत्तीसगढ़ में ऐसी एक जांच हुई थी, एक आईपीएस के खिलाफ जांच थी यौन शोषण की। तो जांच कमेटी में किसी ऐसी महिला अफसर को रखा गया था जो उस आईपीएस से सीनियर थी। उस आईपीएस को तो फटकने भी नहीं दिया गया था, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर के दायरे में भी आने से रोक दिया गया था। लेकिन इधर ये रंजन गोगोई जो हैं, ये चीफ जस्टिस रहते हुए खुद ही जज बन गए थे। इनके खिलाफ महिला की शिकायत थी, यौन शोषण की या शारीरिक शोषण की, मातहत कर्मचारी की। उसकी सुनवाई करने रंजन गोगोई खुद बैठ गए थे बेंच पर, और उनके साथ 2-3 और जज भी बैठ गए थे। किसी को ये नहीं लगा कि ये नाजायज काम हो रहा है। मैंने आपके सामने पहले दिन या तो कैमरे पर या अखबार में पहले दिन से इस बात को उठाया कि ये नाजायज है, असंवैधानिक है, अनैतिक है। ये गोगोई के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए इस बात को लेकर। लेकिन जब आपका अपार बहुमत रहता है संसद में तो आप किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, जैसा राजीव गांधी ने शाहबानों के केस में किया था। खैर, बाद में रंजन गोगोई ने 2 साल बाद जब अपनी कुछ आत्मकथा जीवनी कुछ लिखी तो उसमें उन्होंने लिखा कि अपने खुद के खिलाफ कंप्लेंट की सुनवाई में बैठकर उन्होंने गलत काम किया था। अरे गोगोई साहब, मैं तो 2 साल पहले से लिख रहा था अखबार में, शायद कैमरे पर भी बोल रहा था, बार बार लिख रहा था, हर बार लिख रहा था, बुरी जुबान में भी लिख रहा था आपके खिलाफ। आपको 2 साल बाद जाके वो बात समझ में आई। मैं तो कानून पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, थोड़ा अनपढ़ किस्म का हूँ। तो जजों को अपने आप को विवाद से, पक्ष से, पक्षपात से दूर रखना चाहिए। अगर मुझको वकील बनाएंगी, मुझसे कानूनी राय लेंगी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, तो मेरी राय उनको वही होगी कि जब आपके बच्चे सरकारी वकील के मातहत काम कर रहे हैं और वही वकील केजरीवाल के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आपसे निष्पक्षता की उम्मीद थोड़ा गड़बड़ रहेगी।
और ये जो कह रहे हैं कि आप संघ के वकीलों के कार्यक्रम में 4 बार गई हैं, तो ये भी थोड़ा आपके एक विचारधारा के प्रति रुझान, सम्मान जो भी है वो बतलाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध ही होंगी। मैं तो खुद ही संघ के कार्यक्रम में, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में चले गया था। मेरी तो कोई प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दल से नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनको संदेह से ऊपर उठना चाहिए। उनको संदेह से ऊपर उठकर अपने आप को केजरीवाल के मामले से अलग कर लेना चाहिए। इस मामले से न्याय का, इंसाफ का यही तकाजा है। क्या लगता है आपको, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को मेरी यह सलाह जायज़ है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्रतिबद्धता के बारे में, इस मामले में नए वकील एडवोकेट केजरीवाल के बारे में आपका क्या कहना है। मैं भी इस तरह की वकालत कर सकता हूँ, छोटी मोटी। मेरा न्याय की प्राकृतिक समझ है, मुझको कानूनी समझ कम है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो गिनाते हैं कि हमारे पिता और नाना 90 साल की उम्र तक, 85 साल की उम्र तक चेन स्मोकर रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जरूर नहीं बिगड़ा होगा, लेकिन उनका डीएनए कुछ खास रहा होगा। आमतौर पर आप देखेंगे तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाने पीने वाले लोगों को दूसरे लोगों के मुकाबले मुंह का, गले का, फेफड़े का कैंसर जो है कई गुना ज़्यादा होता है। फिर भी अगर आपको मेरी सलाह अच्छी नहीं लगती है तो मैं आपके लिए एक तर्क बता सकता हूँ, कानूनी तर्क। भारत में अब आत्महत्या को जुर्म की लिस्ट से हटा दिया गया है। आप तंबाकू खा के पी के अगर खुदकुशी करेंगे तो कानून में आपके लिए कोई और सज़ा नहीं है, वो उसी भैंसा पे आने वाले के ऊपर छोड़ दिया गया है आपकी सज़ा को। फिर मिलेंगे।